MCA अनीता पालीवाल वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। जो स्टूडेंट्स ये इंटरमीडिएट परस्यू कर रहे हैं उनके लिए ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इसके अलावा और कोई पर्सन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना चाहता है वो हमारी वीडियोस को देख सकता है। तो आज हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर से और धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कोई कंपनी है, उस कंपनी के जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। मालिक कौन होते हैं? जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो शेयर जैसे कि आप समझ सकते हैं, शेयर यानी कि हिस्सा। एक कंपनी है जिसने बहुत सारे शेयर इशू किए, इसका मतलब उसने कंपनी की बहुत सारी हिस्सेदारी बांट दी है। जो जितनी हिस्सेदारी खरीदेगा वो उतने परसेंट का शेयर होल्डर बन जाएगा। तो ये शेयर होल्डर्स होते हैं जिसको हम ओनर्स भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपकी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है, CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होता है। तो उसका मेन मोटिव क्या है? कोई भी अगर कंपनी है वो बिजनेस कर रही है तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कंपनी के होने का वो है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना। जब हम बात करते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि जो शेयर वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। शेयर वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको इस तरीके से समझते हैं, लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के 10% शेयर खरीदे हैं, यानी कि लेट्स सपोज 10 शेयर्स आपने किसी कंपनी के खरीदे हैं और एक शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा था। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू ऑफ शेयर थी वो कितनी थी? 100 × 10, 1000 रुपीज़। आपने मान के चलते 1 साल पहले ये शेयर खरीदे थे। अब आप चाहेंगे कि ये जो शेयर का प्राइस है वो बढ़े या घटे? ऑब्वियसली आप चाहेंगे बढ़े। आज जब 1 साल के बाद अपनी शेयर की वैल्यू देखते तो आप देखते हैं जो 100 रुपये का शेयर आपने खरीदा था आज वो 200 रुपये का हो गया। इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी हो गई है? 200 × 10 शेयर्स, 2000 शेयर्स। 1000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी थी जो बढ़कर अब कितनी हो गई है? 2000। इसका मतलब आपकी जो आप जो शेयर होल्डर हैं, आपकी वैल्यू क्या हो रही है? मैक्सिमाइज हो रही है। और उस शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? जब कंपनी अच्छा करेगी तभी बढ़ेगा। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब हम बात करते हैं वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो हमको उस वक्त कंपनी की बुक प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? पॉजिटिव कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनियां अपने बुक प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर लेती हैं अच्छा रिजल्ट शो करने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि कंपनी क्या करेगी? अपने बुक प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर देगी, जबकि असल में उसके पास कोई कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो मतलब अगर आप किसी अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस के अंदर कैश नहीं है, कैश क्रंच हो जाएगा, तो आपका बिजनेस थोड़े ही दिन में डूब जाएगा। कैसे? लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, सप्लायर्स से परचेजेस करते हैं रॉ मटेरियल, और एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास जिससे आप सर्विसेज लेते हैं। जब बारी इनको पेमेंट करने की आती है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने की आती है, या अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करने की बारी आती है, तो आपके पास फर्म के अंदर, आपकी बिजनेस के अंदर कोई कैश होता ही नहीं है पे करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास कैश नहीं, हम आपको पे नहीं कर रहे। 1 महीना पे नहीं करेंगे, 2 महीना पे नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? वो आप पे दबाव डालेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली अपनी जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनको बेचकर पैसा निकाल के रिलीज करके अपनी जो भी लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस उनको पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कंपनी के अंदर पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, बुक प्रॉफिट में मत जाना है, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं बेसिकली दे ट्राई कि बुक प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाए। उसका रीज़न भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों ऐसा होता है। तो ये तो था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब है क्या, राइट। अब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हमको क्या करना है? फंड्स यानी कि पैसे को सारा मैनेज करना है, राइट। फाइनेंस को मैनेज करना है। जब भी हम फंड्स को एक्वायर करते हैं, कहीं से भी फंड्स लेके आते हैं, फंड्स कहाँ से लेके आ सकते हैं आप फंड्स लेके आ सकते हैं ओनर का खुद का जो फंड होता है, ओनर्स फंड, जिसको हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। आप बाहर से कोई डेट लोन ले सकते हैं, और भी वेरियस तरीके हैं। मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि फंड्स बेसिकली या तो ओनर्स के हो सकते हैं जो ओनर्स ने लगाए, या फिर कोई एक्सटर्नल आप एजेंसी से पैसा लेके आए हो, राइट। किसी बैंक से लोन ले लिया या डिबेंचर्स इश्यू कर दिए,
तो जो भी आप फंड्स एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, उनके साथ एक कॉस्ट जुड़ी होती है। फ्री में कोई पैसा नहीं मिलता। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको फ्री में तो लोन देता नहीं है, बदले में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी तरीके से जब कोई बिजनेस पैसा फंड रेज करता है, एक्वायर करता है, तो उसके साथ एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जुड़ी हुई होती है। तो हमको देखना होता है, हमको यानी कि जो कंपनी का फाइनेंस देख रहा है, फाइनेंस CFO है, उसको क्या देखना पड़ेगा कि जो भी फंड्स वो एक्वायर कर रहा है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा या कम, उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। अब आपने फंड एक्वायर कर लिए, ठीक है, अब आपने फंड एक्वायर क्यों किए हैं? ऑब्वियस सी बात है, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत थी। अब आपने इसको एलोकेट करा उस फंड को। जब आप पैसा एलोकेट करते हो तो उससे आप क्या मिलता है? आपको रिटर्न मिलती है, इनकम मिलती है। इनकम को हम रिटर्न भी बोल सकते हैं। सो रिटर्न मिलती है, एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पैसा आप एक्वायर कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेट सपोज 10% की आपको कॉस्ट पड़ती है, तो एटलीस्ट आपको उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको 10% से उससे ज़्यादा का रिटर्न मिले। ऐसा ना हो कि 10% की कॉस्ट से आप पैसा लेके आ रहे हैं और आपको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 6%। तो इसका मतलब यहाँ पे आप साफ साफ 4% का लॉस लेके आ रहे हैं, राइट। तो फंड्स को हमें इस तरीके से एक्वायर करना है और इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और उसमें से रिटर्न यानी कि इनकम है वो ज़्यादा हो। सो एफिशिएंट वे में बेसिकली हमको फंड्स को यूज़ करना है। दैट इज़ प्रॉफिट फॉर प्रमोटर्स मैक्सिमम होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। ये सब हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज बेसिकली गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसलिए बस हम इसमें हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हिंट ले रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यानी कि सबसे पहले लेट सपोज आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपने सबसे पहले क्या देखा कि भैया मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन सी आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, राइट। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट्स, कितने फिक्स एसेट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। दूसरा, कितना आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, राइट। तो रॉ मटेरियल इज योर करंट एसेट्स। सो सबसे पहले आपको एक आइडिया प्लान करेंगे कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको फिक्स एसेट्स में, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको करंट एसेट्स में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप वो जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे आपको जो उससे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप समझिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना कहाँ है। एक बार आपने पता चल गया आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पैसे को एक्वायर करने जाएंगे मार्केट में। हो सकता है आप ओनर से पैसा मांगे, दैट इज द इक्विटी कैपिटल। हो सकता है डिबेंचर्स, लोन वगैरह आप रेस करें, तो दैट इज द एक्सटर्नल वे ऑफ फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको कहाँ से आप पैसे को लेके आए, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी कितनी पड़ रही है, रिस्क क्या है, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू सी अपॉन। उसके बाद होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन देखिए फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी कंपनी जो चल रही है, बिजनेस कर रही है, उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है, अपने शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, बदले में उनको क्या मिलता है, कंपनी से प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिलती है। वो प्रॉफिट, इसको हम नाम से जानते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे खर्चे, सारे टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता है, किसका होता है, दैट इज फॉर शेयर होल्डर्स। लेकिन कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट जनरली अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती। क्यों? अगर वो सारा बांट देगी तो कंपनी आगे ग्रो कैसे करेगी। सो कंपनी कुछ पैसा अपने पास रखती है अपने फ्यूचर की एक्सीजेंसीज या ग्रोथ को पूरा करने के लिए, बाकी कुछ वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। जितना पैसा वो अपने शेयर होल्डर में, जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हिस्सा शेयर होल्डर से बढ़ जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक मेजर डिसीजन जो है कंपनी को लेना पड़ता है कि हम कितना डिविडेंड दें और कितना रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कितना, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि कितना पैसा हम अपनी फर्म, अपने बिजनेस, अपनी कंपनी के अंदर ही रख लें। सो डिविडेंड डिसीजन में हमको ये देखना पड़ता है भाई कितना डिविडेंड दे दें, कितना रिटेन्ड अर्निंग रख लें। तो डिविडेंड डिसीजन में ये हमको डिसाइड करना होता है। आप कितना डिविडेंड देते हैं उसका फर्क मार्केट प्राइस में पड़ता है। हमने कहा था हमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को बढ़ाना है। सो डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हैं, कितना रिटेन्ड अर्निंग रख रहे हैं, इट इम्पैक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो ये 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जिसका हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आप कहाँ से सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कैसे आप एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ से आप फाइनेंस लेके आएंगे, फंड्स लेके आएंगे, तो आप 3 चीज़ें देखेंगे। कॉस्ट कितनी लग रही है उस फाइनेंस को एक्वायर करने में, कितना उसके साथ रिस्क एसोसिएट है, और कितना हमारी कंपनी के अंदर जो कंट्रोल है दैट इज डाइल्यूटिंग। फॉर एग्जांपल, आप अगर लेट सपोज ओनर्स का पैसा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जो हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, हम ओनर्स से मंगाएंगे, इक्विटी कैपिटल रेज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इक्विटी कैपिटल की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है सबसे हाई होती है। तो इस एग्जाम्पल समझते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है, आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और मैं उस कंपनी को लोन देती हूँ, राइट। क्योंकि आपने शेयर खरीदे हैं, आप उसके शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि वो आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देगा, और ये भी कोई प्रॉमिस नहीं करा है कि आपका पैसा कब लौटाएगा। जनरली शेयर होल्डर्स का पैसा जब कंपनी वाइंड अप होती है तब लौटाया जाता है, यानी कि बंद होती है तब लौटाया जाता है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वो पैसा नहीं लौटाया जाता है। तो कंपनी ने आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं करा देने का। मुझे लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि क्योंकि आप मुझे लोन दे रही हो तो मैं आपको 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल, इस जितना भी पैसा आपने मुझे लोन दिया उस पर मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूँगा। सो कंपनी ने मुझे पक्का प्रॉमिस किया, आपको कोई प्रॉमिस नहीं किया, मुझे 10% मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप शेयर होल्डर है, आपको रिस्क ज़्यादा है क्योंकि आपका पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे कंपनी से कि भाई जितना भी प्रॉफिट हो मेरे को ज़्यादा कमा के देना 10% से, क्योंकि इसको तो 10% विदाउट एनी रिस्क इसको मिल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे 10% से ज़्यादा मिले। ये भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कंपनी के लिए वो शेयर इक्विटी कैपिटल की ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर टेकिंग मोर रिस्क। तो कंपनी जब भी फाइनेंस को एक्वायर कर रही है, फंड्स को एक्वायर कर रही है, तो उसको 3 चीज़ें कौन कौन सी चेक करनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी इन्वॉल्व है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, जिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम पैसा ले रहे हैं रिस्क इन्वॉल्व होता है हर कहीं पे भी, और कंट्रोल मेरा कितना डाइल्यूट हो रहा है। कंट्रोल यानी कि जैसे कि शेयर होल्डर, जितना कंपनी इक्विटी कैपिटल रेस करती जाएगी उतनी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारे हिस्सेदार बन रहे हैं कंपनी के, तो कंपनी के अंदर का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। जितने ज़्यादा हिस्सेदार होंगे उतने ज़्यादा डिसीजन लेने में हमको क्या होगा, सबसे पूछना पड़ेगा, एंड इट विल डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो ये 3 चीज़ें हमको चेक करनी होती है जब भी हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में देखते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपका वो इवॉल्व कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले था ट्रेडिशनल फेज। ट्रेडिशनल फेज में क्या बोलता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तभी ज़रूरी है जब आप कोई मर्जर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब कोई अगर स्पेशल कोई ओकेजनल इवेंट आ रहा है तो उस वक्त हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना होगा कि भैया इस कंपनी के हम इतनी चीज़ें ले रहे हैं, मतलब यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कंपनी को खरीदने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, वो मैं इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्वायर कर रहे हैं। सो ये सारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सोर्स फंड्स रेज करने हैं, वो सारा सिर्फ हम कब देखते थे, डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं देखते थे, सिर्फ कोई जब हम मर्जर एक्विजिशन वगैरह करते थे, यानी कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज़ करते थे। उसके बाद आए ट्रांजिशनल फेज। देखिए कंपनी की जो कंपनी के अंदर मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, कंपनी चलती मनी से, सब चीज़ मनी है, डे टू डे आपकी बहुत सारी मनी एक्टिविटीज़ हैं, है ना। सो ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं कि जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स है जो फाइनेंशियल मैनेजर्स फेस करते हैं उसको हम देखें, दैट इज़ द ट्रांजिशनल फेज। और जो मॉडर्न फेज है दैट इज़ गोइंग ऑन, अभी करंटली हमारा मॉडर्न फेज ही चल रहा है, जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी की करते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, सब चीज़ से एक एनालिसिस हो जाता है कंपनी का। सो ये 3 इवोल्यूशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। उसके बाद फाइनेंस फंक्शन। देखिए किसी भी चीज़ को भी ये नाम क्या है, फाइनेंस फंक्शन, यानी कि फाइनेंस फंक्शन कैसे करता है, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव है दैट इज़ वैल्यू जो है शेयर होल्डर्स की बढ़ाना है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ फर्म की वैल्यू बढ़ानी है आपको, वैल्यू ऑफ द फर्म, एफ इज द फंक्शन, राइट। तो वैल्यू ऑफ फर्म में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन किस किस का होता है, आई एफ डी। आई इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, 3 डिसीजन होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड आपका डिविडेंड डिसीजन, इन तीनों के फंक्शन को अगर हम अच्छे से यूज़ करें, कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, कैसे फाइनेंशियल डिसीजन ले और कैसे डिविडेंड डिसीजन ले, इन तीनों को अच्छे से फंक्शन करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आएगी, राइट।
तो ये जो तीनों डिसीजन है उसमें हमें बैलेंस करना होता है बिटवीन द रिटर्न एंड रिस्क। आपको पता है हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न, सो रिस्क और रिटर्न के बीच में बेसिकली मुझे एक बैलेंस करना है व्हाइल टेकिंग दीज 3 डिसीजंस। सो वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर मैं आपसे पूछूं एक फर्म यानी कि कंपनी बिजनेस कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जितनी भी उस कंपनी के शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं और जो मार्केट प्राइस है शेयर का, उसको आपस में इंटू कर देंगे तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, इक्विटी प्लस डेट, दोनों को, इक्विटी की वैल्यू ये भी हम सीखेंगे बाद में कैसे निकालते हैं, डेट की वैल्यू निकालना भी सीखेंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोला, पहले होता था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमारी ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू यानी कि वेल्थ। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपको पूरा कंसंट्रेशन किस बात पे रहेगा कि हमें हाई प्रॉफिट चाहिए, और मैंने आपको बताया कि हाई प्रॉफिट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो एक्चुअली में क्या करेगा, फ्यूचर के जो प्रॉफिट है उसको आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो एक इससे आपके गलत रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे। प्रॉफिट हो सकता है कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट शो कर रही है अभी, लेकिन वो हाई प्रॉफिट उसके फ्यूचर को इफेक्ट करेंगे। जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में ज़्यादा लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनकी जो रेम्यूनरेशन वगैरह होती है दैट इज लिंक्ड विद द प्रॉफिट। अगर कंपनी का प्रॉफिट हाई तो उनकी इंसेंटिव्स हाई, उनकी सैलरी हाई लेट्स सपोज, तो वो चाहेंगे कि प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं कंपनी का। वो प्रॉफिट ट्रू प्रॉफिट नहीं होता है, हो भी सकता है ट्रू प्रॉफिट, बट अगर मैं आपको, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाए कि आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाना है जिससे कि हम आपकी इंसेंटिव बढ़ाए, तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे जब तक मैं इस कंपनी में तब तक क्या करता हूँ, जो फ्यूचर वाले में प्रॉफिट्स को अभी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि आज के प्रॉफिट इन्फ्लेट होकर दिखने लगे और आपको अच्छा इंसेंटिव मिलते रहे। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अच्छा तरीका नहीं है। जबकि जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है ये क्या बोलता है कि मार्केट प्राइस जो है शेयर का दैट शुड गो हाई, ठीक है, और शेयर होल्डर हमेशा इसी के फेवर में होते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जैसे मैंने बोला मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म हाई होती है, उसमें बेसिकली क्या देखते हैं, जो भी फ्यूचर में भी जितने भी मेरे पास बेनिफिट्स आने वाले हैं उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये हम आपको आगे चैप्टर्स में बताएंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए प्रेजेंट वैल्यू की पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। आज आपके पास जो 100 रुपये हैं और आज से 5 साल बाद जो आपके पास 100 रुपये होंगे उनकी वैल्यू में बहुत अंतर होगा। आज आप लेट्स सपोज 100 रुपये से एक बर्गर खरीद सकते हैं, आने वाले टाइम पे उसी 100 रुपये से आप एक बर्गर नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, तो इसको, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी विद टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो उसका एक हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसको बराबर करते हैं वैल्यू, जो हम आगे सीखेंगे। तो हम जब इसकी बात करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की, तो हम बोलते हैं कि जो भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आप ले लीजिए, और जो भी आपकी आज कॉस्ट लग रही है उसको हटा लीजिए। सो जो बेनिफिट आएगा बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो की बात कर रहे हैं हम, जो आएगा उससे से हम डिसाइड कर लेंगे कि आपका मार्केट प्राइस है। सो ये ट्रू पिक्चर शो करता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कंपनी है, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट आई है जो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में कॉस्टली है, लेकिन इसको हमें पता है कि शॉर्ट रन में कॉस्टली दिख रही है, लेकिन लॉन्ग रन में इससे हमें बहुत सब्सटेंशियल प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आपका एम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके शॉर्ट रन में आपके प्रॉफिट को क्या करने वाला है, ये शॉर्ट रन में कम कर देगा, तो आप रिजेक्ट कर देंगे। जबकि अगर आप यहाँ इस एंगल से देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट। और एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं और आपको बोला गया है कि इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, साल का जितना प्रॉफिट होगा, एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितना प्रॉफिट होगा लेट्स सपोज उसका 1% आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। तो आपका पूरा मोटिव क्या है कि मुझे इस साल का प्रॉफिट को हाई रखना है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी है जो रिपेयर मांग रही है, करोड़ों रुपए की रिपेयर्स है, ठीक है। आपको पता है अगर आप ये रिपेयर करा देंगे आज तो ये प्लांट सही हो जाएगा और फ्यूचर में इससे अच्छा आउटपुट आने लगेगा। जबकि अगर आप इसको नहीं रिपेयर कराएंगे तो इसकी आउटपुट इतनी अच्छी आ नहीं रही है, ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या पता है कि मुझे इस साल का प्रॉफिट हाई करना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज इंसेंटिव मिलेगा, तो आप ये रिपेयर नहीं कराना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रिपेयर कराएंगे तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा बढ़ जाएगा इतने करोड़ों से और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका इंसेंटिव कम हो जाएगा। तो आप क्या चाहेंगे, इस रिपेयर को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे कि आगे सालों में देखेंगे, इस साल नहीं। जबकि इसको पोस्टपोन करने की वजह से आपको पता है आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आपका मोटिव है तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे, जबकि अगर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है तो आप उसको सही चीज़ों को सही तरीके से करेंगे। सो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
क्यों हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लीड्स टू इंसॉल्वेंसी। कैसे? आपके पास अगर इनसफिशिएंट कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, कैश इनफ्लो ही नहीं आ रहा आपके पास, तो क्या करेंगे? आपकी जितनी मैंने सैलरी पे करनी है, क्रेडिटर्स को पे करना है, सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाएंगे। आपकी कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया। जितना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर लंबा चलता रहेगा, सिचुएशन सेम रहेगी, तो आपको अपने जो अपने एसेट्स खरीदे थे प्रोडक्शन के लिए वो बेचने पड़ेंगे कम दामों पे, क्योंकि आपने खरीदा तो उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक बार आपने खरीद लिया, आप उसको दोबारा बेचेंगे तो वो सस्ते में बिकेगा और आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। और अगर यही सिचुएशन चलती रहेगी तो फर्म क्या हो जाएगी? इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब एक टॉपिक और देखते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम। कंपनी जो होती है उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। क्या शेयर होल्डर्स कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली कि सारे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करें डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सो सारे शेयर होल्डर्स मिलके जो मीटिंग्स होती हैं, मेंबर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें वो क्या करते हैं? कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और शेयर होल्डर्स उनको क्या पावर देते हैं कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करेंगे, सारे डिसीजंस आप ले लेंगे जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, राइट। अब मैनेजर्स कुछ और चाहते हैं, शेयर होल्डर्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ले लेते हैं। मैनेजर्स की थिंकिंग कुछ और है, शेयर होल्डर्स की थिंकिंग कुछ और है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मैनेजर्स क्या करने की कोशिश करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के इंटरेस्ट में, मैनेजर्स के इंटरेस्ट में एंड शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसको हम एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। सो चांसेस दैट मैनेजर्स में प्लेस पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल ऑफ ओनर्स, कि मैनेजर्स अपने जो पर्सनल गोल्स हैं कंपनी को बुला के अपने जैसे इंसेंटिव बढ़ाना है, ये सारे गोल्स को आगे रख देंगे, ठीक है। इसको हम एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। क्योंकि एजेंसी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से एजेंसी कॉस्ट होती है। क्या होगी एजेंसी कॉस्ट? यानी कि शेयर होल्डर जब मॉनिटर करेंगे मैनेजर्स को कि भैया वो ऐसे गलत काम ना करें, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी दैट इज एजेंसी कॉस्ट। So additional cost borne by the shareholders to monitor the managers and control the behavior so as to maximize shareholders' wealth. So this is all for today's topic. Thanks for watching.